हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि हम पढ़ रहे थे, ये आज इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो पहले मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि वो पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो देख लें। ठीक है, उसके बाद ही आपको सेकेंड पार्ट जो है वो अच्छे से समझ आएगा। तो क्या है इस चैप्टर में, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि बिरसा मुंडा कौन थे। ठीक है, उनका फैमिली में उनका कहाँ बर्थ हुआ, फिर बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो अराइज किए गए थे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को बिरसा मुंडा ने सॉल्व किया। ठीक है, फिर उनकी ज़िंदगी जो थी कॉलोनियल रूल के आने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या उनकी ज़िंदगी अफेक्ट हुई, कैसे अफेक्ट हुई, उसके बारे में पढ़ा। फिर ट्राइबल ग्रुप्स की जो लाइफ थी वो कैसी थी, ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी, आदिवासी लोगों ने अपनी ज़िंदगी बिताई। जैसे उन्होंने झूम कल्टीवेटर्स बन के, कुछ ट्राइबल जो थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे, कुछ जो थे वो हंटर गैदरर्स थे, कुछ जो थे वो हर्डर ग्रुप्स को क्या करते थे, शीप्स या कैटल्स को लेके चरवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे। कुछ जो थे वो सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगे, यानी कि एक ही जगह पे रह के कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब कॉलोनियल रूल आया तो उसने ट्राइबल लाइफ्स को कैसे अफेक्ट किया, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ट्राइबल चीफ्स जो थे उनके साथ क्या हुआ, उनको ट्राइबल चीफ से उनकी पावर्स जो थी वो ले ली गई थी सारी की सारी। देन उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ था, यानी कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे, जो झूम की कल्टीवेशन कर रहे थे, उन लोगों के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फॉरेस्ट लॉज जो थे वो लाए गए थे और उनका इम्पैक्ट क्या रहा ट्राइबल पीपल्स की लाइफ में। ठीक है, जो आदिवासी लोग थे उनको कौन से वो जो कानून, जंगलात के कानून जो बनाए गए थे, उससे उनकी लाइफ जो थी, ज़िंदगी जो थी, उसके ऊपर क्या असर पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे कि द प्रॉब्लम विद ट्रेड के साथ उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, किनको, ट्राइबल पीपल्स को। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी, यानी कि आपको पता है ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर आ चुके थे। तो 19th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो ये देख रहे थे कि जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स हैं, ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापार करते हैं, और मनी लैंडर्स जो क्या करते हैं, पैसा उधार देते हैं। लैंडर्स का मतलब होता है उधार देना। ठीक है, तो मनी का मतलब हो गया पैसा। तो मनी लैंडर्स को अगर हम कंबाइन करके बताएं तो मनी लैंडर्स वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पैसों को उधार पे देते हैं। तो क्या हुआ, 19th सेंचुरी के दौरान पे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे या ट्राइबल लोग जो थे, आदिवासी लोग जो थे, उन्होंने ये देखा कि जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जंगलों में आते जा रहे हैं। और आपको पता था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, जंगलों में रहते थे, उनका घर जो था वो जंगलों में ही था। तो उन्होंने ये देखा कि मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स जो है वो जंगलों में आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि ट्राइबल पीपल जो है वो क्या करें, ट्राइबल पीपल से वो क्या करें, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदें। वो किस लिए आते थे जंगलों में, वो इसीलिए आते थे ताकि वो जंगलों से जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस है, यानी कि जैसे वो लकड़ी होगी, उसके बाद कोयला हो गया, या फिर खाने की फ्रूट्स हो गए, या फिर कोई फ्लावर्स वगैरह हो गया, ट्रीज हो गए, ठीक है, उनको क्या कर सके, खरीद सके और उनको क्या कर सके, कैश लोन जो है वो ऑफर कर सके। दैट मीन्स क्या करते थे, जो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स थे वो वहाँ आते थे जंगलों में और वहाँ पे आके ट्राइबल पीपल्स के साथ व्यापार करते थे। और व्यापार क्या करते थे, वो उनको बोलते थे कि आप हमें ये चीज़ें दे दो और हम आपको क्या कर देंगे, कैश जो है वो दे देंगे, लेकिन लोन पे। जब वो उनको कैश देते थे और उस कैश के ऊपर वो क्या करते थे, उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट जो था वो बहुत ज़्यादा लगा देते थे, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, वो जो कर था, टैक्सेस जो थे, वो पे नहीं कर पाते थे। कौन पे नहीं कर पाता था, ट्राइबल पीपल्स जो थे वो पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, और ये जो मनी लैंडर्स और ये ट्रेडर्स थे ना, ये क्या बोलते थे उनको कि हम आपको क्या करेंगे, आप हमसे जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदो, हम आपको कैश लोन्स देंगे और आपको क्या करेंगे, तनख्वाह मतलब काम देंगे, और काम करने पर आपको हम तनख्वाह भी देंगे। और ये लगने लगा, ट्राइबल ग्रुप्स को ये लगने लगा कि भाई हमारे साथ जो है, ये हमारे ही घर आके हमें बोल रहे हैं कि आप लोग काम करो और हम आपको तनख्वाह देंगे। उनके लिए ये चीज़ जो थी वो मतलब डाइजेस्ट करने वाली नहीं थी। किन के लिए, ट्राइबल पीपल्स के लिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई हुई है। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स। ठीक है, सिल्क को उगाया नहीं जाता है, ये एक तरह का कीड़ा होता है जिससे सिल्क जो है वो रेयर किया जाता है, लिया जाता है। तो अगर हम सिल्क ग्रोवर्स की का केस ले लें तो उसमें क्या हुआ था, 18th सेंचुरी में जो इंडियन सिल्क था, इंडिया के अंदर जो सिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया। यहाँ पे सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे सिल्क जो था, इंडिया का जो सिल्क था वो फाइन क्वालिटी का था,
फाइन क्वालिटी का मतलब बहुत ही अच्छा सिल्क यहाँ पे जो था वो प्रोड्यूस किया जाता था, और यहाँ से सिल्क जो था वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे ये आपकी कंट्री है इंडिया, ठीक है, यहाँ से जब सामान बाहर की कंट्रीज़ में जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो क्या था, यहाँ का क्वालिटी जो था, इंडियन सिल्क की क्वालिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी दूसरी कंट्रीज़ में। इसीलिए क्या था, इंडिया का जो सिल्क था वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था कहाँ पे, दूसरी कंट्रीज़ में जल्दी जल्दी। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, जैसे मार्केट बड़ी होती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे ये ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, बाहर के लोग, अंग्रेज़ी लोग, जो जिन्होंने यहाँ पे आके अपनी एक कंपनी, यहाँ पे आए तो थे एक कंपनी के थ्रू, यानी कि यहाँ पे वो ट्रेड करने आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा इंडिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हैं, जैसे यहाँ का मसाला हो गया, यहाँ का कॉटन हो गया, यहाँ पे इंडिगो हो गया, प्लांटेशन यहाँ की बहुत अच्छी, एग्रीकल्चर यहाँ का अच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके इंडिया के ऊपर अपना पूरा रूल जो था वो एस्टैब्लिश कर लिया। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, लोगों को इनकरेज किया कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन करें, ताकि बाहर की कंट्रीज़ में उस सिल्क प्रोडक्शन की डिमांड जो है वो फुलफ़िल की जा सके। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हाजिरबाग, हाजिरबाग जो है ये आज के झारखंड में है। तो ये एक एरिया है जहाँ पे संथल्स जो थे वो क्या करते थे, कोकून्स को रेड करते थे, यानी कि कोकून्स को पालते थे, कोकून से ही जो है वो सिल्क निकाला जाता था। संथल एक ट्राइब है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, ठीक है। तो जो ट्रेडर्स थे ना वो सिल्क को क्या करते थे, द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कोकून्स। अब क्या करते थे, जो ट्रेडर्स थे वो उन्होंने अपने आगे एक एजेंट्स रखे हुए थे, और वो एजेंट्स क्या करते थे, उन ट्राइबल पीपल्स के पास जाते थे और उनसे जो था उनको लोन देते थे, और उनसे जो था कोकून्स जो था वो क्या कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे। फिर क्या हुआ, जो ग्रोवर्स थे, यानी कि जो आपके ट्राइबल्स थे जो ये चीज़ों को ग्रो कर रहे थे, उनको क्या किया जाता था, 3 से 4 रुपीज़ दिए जाते थे 1000 कोकून्स के लिए। यानी कि अगर एक कोकून जो है वो बेचा जा रहा है, ठीक है, एक कोकून की कीमत 3 रुपये है, तो वो उनको क्या करते, मतलब 1000 कोकून जो थे वो 3 या 4 रुपये में उस समय पे बेचे जाते थे, ठीक है। तो उस समय पे 3-4 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए ये बोला हुआ है कि 1000 ऑफ कोकून की कीमत जो थी वो सिर्फ 3 या 4 रुपये थी उस समय पे। तो वहाँ पे उनको ग्रोवर्स को 3 या 4 रुपए दे दिए जाते थे 1000 कोकून्स के लिए। These were then exported to Burdwan और गाया where they sold at 5 times the price। क्या बोल रहे हैं कि ये जो कोकून्स जब उनसे ले लिए जाते थे, उन ट्राइबल पीपल से खरीद लिए जाते थे 3-4 रुपये में, और इन्हीं को आगे जाके बुर्दवान या गाया में बेच दिया जाता था 5 गुना ज़्यादा प्राइस में। जैसे कि 1000 कोकून जो थे वो 3 रुपये के थे, अगर मतलब उन्होंने क्या बोला कि 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में वो उनको बेचते थे, यानी कि 3 × 5 15 रुपये में वो उसको आगे जाके बेच देते थे, और उस समय पर 15 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा होते थे। फिर उसके बाद क्या बोला, जो मिडिल मैन था, यानी कि जो एजेंट्स थे ना, वो भी इससे बहुत ज़्यादा पैसा जो थे वो क्या कर लेते थे, कमा लेते थे। और वो मिडिल मैन जो था वो ट्रेडर और ट्राइबल पीपल्स के बीच में एक एजेंट का काम कर रहा था, ठीक है। वो डील करवाते थे किसके बीच में, एक्सपोर्टर्स और सिल्क ग्रोवर्स के बीच में वो डील करवाते थे कि कैसे उसको खरीदना है, फिर खरीद के कैसे उसको ट्रेडर्स को बेचना है। तो इसके थ्रू वो क्या करते थे, जब वो डील करवाते थे, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो था वो कमाता था। सिल्क ग्रोवर जो था वो उनको बहुत कम मिलता था, यानी कि जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको जो पैसे दिए जाते थे वो बहुत कम होते थे, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाता था, ट्रेडर्स एंड मिडल मैन्स। तो इस चीज़ से वो अपने आप को क्या लगने लगा, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको लगने लगा कि भाई ये जो ट्रेडर्स हैं और ये जो मिडल मैन्स हैं ये उनके बहुत बड़े क्या हैं, दुश्मन हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये देखिए कैसे वर्कर्स जो हैं, ठीक है, ये कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1948 की ये पिक्चर दिखा रहे हैं कि ये जो थे कोल माइनर्स, यानी कि कोल फैक्ट्रीज़ के अंदर ये काम करते थे, और वहाँ से ये बहुत ज़्यादा क्या करते थे, काम कर वहाँ से माइंस से कोयला निकालते थे और उनको क्या करते थे, बेचते थे दूसरे लोगों को। तो इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, इनसे काम जो था वो बहुत ज़्यादा करवाया जाता था। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो मर भी जाते थे। इन द 1920s 2000 वर्कर जो थे वो हर साल के अंदर मरते थे कोल माइंस ऑफ इंडिया, मतलब कोल माइंस इंडिया के अंदर जो कोल माइंस थी वहाँ पे 1920s का जो टाइम पीरियड था उसमें 2000 वर्कर जो था वो हर साल मरता था। क्यों मरता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो थी पॉइजनस गैसेस जो थी वहाँ से निकलती थी, ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे काम उनको करना पड़ता था, जिसकी वजह से कुछ लोग जो थे वहाँ पे मर भी जाते थे। अब इन्होंने बोला द सर्च फॉर वर्क, अब काम की तलाश क्या थी,
द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फॉर अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। प्लाइट यानी कि जो ट्राइबल्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बदतर होती जा रही थी, क्योंकि उनको अब काम की ज़रूरत, मतलब उनको अब काम करना पड़ रहा था अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और वो मतलब काम की तलाश में क्या कर रहे थे, अपने घरों से भी बहुत ज़्यादा दूर निकल के जाते थे, और उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत वर्स होती जा रही थी, बहुत गंदी होती जा रही थी। फ्रॉम द लेट 19 सेंचुरी, यानी कि 19 सेंचुरी के एंडिंग में टी प्लांटेशन जो थी वो देखने को मिली, यानी कि टी प्लांटेशन जो थी वो की जा रही थी, और माइनिंग जो था वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। ट्राइबल्स को रिक्रूट किया जा रहा था, यानी कि उनको काम पे रखा जा रहा था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्राइबल्स को लाया जा रहा था, और उनको टी प्लांटेशन, असम के अंदर जो टी प्लांटेशन की जा रही थी वहाँ पे उनको काम दिया गया। और साथ ही साथ में झारखंड में कोल माइंस में भी उन वर्कर्स को, उन ट्राइबल पीपल्स को काम पे लगाया गया। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम इन मिजरेबली लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। अब क्या था, उनको अपॉइंट कौन कर रहा था, रिक्रूट कौन कर रहा था, उनको मतलब काम पे कौन लगा रहा था, तो उनको काम पे लगाते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, एजेंट बोल सकते हो या कॉन्ट्रैक्टर्स बोल सकते हो, वो उनको काम पर लगाते थे और काम पे लगाने के बाद उनको वो कम वेजेस देते थे, कम तनख्वाह देते थे, और उनको जो था वापस घर भी नहीं जाने देते थे, ठीक है। उनसे साल साल 2-2 साल जो थे वहाँ पे खेतों में काम करवाते थे, माइंस में काम करवाते थे, और उनको वहाँ पे वापस घर भी जाने की परमिशन नहीं देते थे। वो उनको बोलते थे आप यहीं पे रह के क्या करो, काम करो, और तनख्वाह भी उनको बहुत कम दी जाती थी। तो इस तरह से वो क्या कर रहे थे, अपना काम जो था, ट्राइबल पीपल जो थे वो अपना काम चला रहे थे। उनकी कंडीशन ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने बोला कि वो चाहते थे द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, वो फिर से चाहते थे कि ऐसा युग आए, ऐसा पीरियड आए जो कि पहले समय पे ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो जैसे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे ना, वैसी ही ज़िंदगी वो अब चाहते थे। अब क्या है, एक क्लोजर लुक। अब हम देखेंगे 19 और 20 सेंचुरी का जो बीच का पीरियड था, यहाँ पे ट्राइबल पीपल जो थे उन्होंने क्या किया, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रिबेल करना शुरू कर दिया। रिबेल करना इन द सेंस कि प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया? लॉज के अगेंस्ट। जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे ना, उन लॉज के अगेंस्ट ट्राइबल पीपल्स ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने उनके ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि आपने घर नहीं जाना है, आपको यहाँ पे इतने सालों तक काम करना पड़ेगा, आपको लो वेजेस दी जाएंगी, आपको अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, आप जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, आपको जो है मतलब जो भी तरह की पाबंदियाँ उनके ऊपर लगाई गई थी, उनके बीच में उन्होंने क्या किया, बदलाव, मतलब उनके लिए उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, और साथ ही में क्या है, जो वो टैक्स पे कर रहे थे, नए नए टैक्स कर जो थे वो उनको पे करने पड़ते थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट किया। उसके बाद जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, शोषण इन द सेंस कि उनको घर नहीं जाने दे रहे थे, 6-6 घंटे की जगह वो उनसे 12-12 14-14 घंटे काम करवा रहे थे। कौन? मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स। तो यही बोला हुआ है कि इन सब चीज़ों के अगेंस्ट था जो ट्राइबल पीपल जो थे, उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स जो थे कंट्री के, वहाँ पे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला आगे इन्होंने कि जो कोल्स थे, कोल्स एक ट्राइब है, ठीक है, उन्होंने 1831 से 32 के बीच में रिबेल किया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग्स जो है वो क्वेश्चन में आ सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो उसमें आपको ये मैच द फॉलोइंग्स पूछ सकते हैं कि कोल्स ने कब रिबेल किया, संथल्स ने कब किया, बस्तार ने कब किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसको आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। कोल्स ने रिबेल किया 1831 से 32 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है संथल्स। संथल्स जो थे उन्होंने रिवॉल्ट किया 1855 में। बस्तार रेबिलियन जो था वो इंडिया के सेंट्रल इंडिया में हुआ और वो 1910 में हुआ। फिर उसके बाद था वर्ल्टिव रिवॉल्ट जो था वो महाराष्ट्र में किया गया 1940 में। फिर जो मूवमेंट बिरसा के द्वारा चलाई गई थी वो एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी जिसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो था वो अपने इंडिया के अंदर प्ले किया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में हमने पढ़ा था कि इनका जन्म जो था वो झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। ये एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते थे। अब हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो क्या बोला है, बिरसा का जो जन्म था वो 1870s के मिड में हुआ था। ये इनका पापा जो था वो बहुत ही गरीब था और ये कहाँ पे बड़े हुए, भोंदा फॉरेस्ट में ये बड़े हुए, जहाँ पे ये क्या करते थे, शीप्स को ग्रेज करते थे, भेड़ों को चराते थे, ठीक है, फ्लूट बजाते थे, डांस भी करते थे अपने अखाड़ा के आसपास में। पॉवर्टी जो थी, गरीबी जो थी, इनको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ी। उनके फादर जो थे वो क्या करते थे, अलग अलग जगहों में जाते थे और वहाँ जाके काम ढूंढते थे। जैसे जैसे ये बड़े हुए, कौन, बिरसा बड़े हुए, इन्होंने देखा कि मुंडा जो है वो क्या है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। कब जी रहे थे,
पहले, ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने के पहले ये जब बड़े हो रहे थे तो इन्होंने देखा कि मुंडास जो है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और साथ ही साथ में ये जो थे इनको लीडर्स, इनकी कम्युनिटी के कुछ लोग जो थे वो लीडर्स थे, और साथ ही साथ में रिवॉल्ट भी करते थे ताकि वो अपनी चीज़ों को मना सकें। दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडास हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डीकूज। क्या है वो जो थे, कौन थे, बिरसा मुंडा की जो ट्राइब के लोग थे वो बात करते थे गोल्डन एज की, स्वर्ण युग की बात करते थे। वो चाहते थे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो पहले जैसी हो जाए, यानी कि डीकूज जो थे, आउटसाइडर्स जो थे वो वहाँ उनके ऊपर राज ना करें, उनका कोई भी बात ना माने, वो वहाँ से चले जाएं, आउटसाइडर्स उनके जंगलों से चले जाएं, उनके घरों से चले जाएं, और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से जी सकें। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला, दे सा देमसेल्स एज अ डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक वंशज, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, उन्होंने अपने आप को एक वंशज के रूप में देखा, और उन्होंने बोला कि जो मुंडाज हैं वही रियल सेटलर्स हैं, ओरिजिनल सेटलर्स हैं, कहाँ के, उस जगह के, छोटा नागपुर के, ठीक है। अभी यहाँ पे जगह का मैंने नाम बताया था, क्या जगह का नाम था, भोंदा, ठीक है। भोंदा जगह के वो क्या है, सेटलर्स हैं, वहाँ के रहने वाले निवासी हैं। उनको अपने लैंड के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लड़ना पड़ेगा, और उन्होंने लोगों को बताया कि लोगों को इस चीज़ के बारे में याद करवाया कि भाई आपको क्या है, ज़रूरत है अपनी किंगडम को, अपने राज्य को वापस से जीतने की। यहाँ पे बाहर के लोग आके राज कर रहे हैं, हमें उन लोगों को, बाहर के लोगों को यहाँ से निकालना होगा, और हमें अपनी किंगडम पे वापस से अपनी जो उनका जो भी मतलब चीज़ थी, अपनी राज्य को वापस से उनको क्या करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, बिरसा जो था वो लोकल मिशनरी स्कूल में जाते थे। मिशनरी स्कूल्स वो होते हैं जो अपने अपने रिलीजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो लोकल मिशनरी स्कूल जो थे, या मतलब उस समय पे क्रिश्चियन स्कूल्स थे, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स थे। तो क्या हुआ, उनको बिरसा को लोकल मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ पे जो थे वो डिफरेंट सर्मन्स ऑफ मिशनरीज़ को सुनते थे। मतलब वहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो क्या करते थे, वो अपने क्रिश्चियन धर्म को लेके बहुत ज़्यादा बातें बताते थे, उसके बारे में उनको सिखाते थे। तो बिरसा जो था वो उनके बारे में सुनता था। देयर टू ही हर्ड दैट इट सेड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। यहाँ बोला गया कि उन्होंने कई बार तो ये भी सुना कि जो सरमन्स थे वो क्या बोलते थे उनको, यानी कि टीचर्स जो थे, कहाँ के, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स के जो टीचर्स थे वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे मुंडास को अगर अपने किंगडम जो है वो वापस चाहिए, अपनी पावर जो है, अपने अधिकार जो है वो वापस चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा। बैड प्रैक्टिसेस जो है यानी कि अपने धर्म को छोड़ना होगा, क्रिश्चियंस को मानना होगा, क्रिश्चियन मिशनरीज को, जितना भी मतलब क्रिश्चियन धर्म जो है उसको मानना होगा। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णवा प्रीचर। फिर क्या हुआ, जब इसके बाद बिरसा जो थे उन्होंने अपनी कंपनी यानी कि अपना टाइम जो था वो एक वैष्णव प्रीचर के साथ भी क्या किया, स्पेंड किया। वैष्णव कौन होते हैं, जो विष्णु भगवान को मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। प्रीचर का मतलब हो गया टीचर, आप बोल सकते हो। तो कुछ टाइम बाद बिरसा ने अपना समय जो था वो वैष्णव प्रीचर के साथ भी स्पेंड किया। ही वर द सेक्रेड थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिटी। वो जब उनके साथ थे वो उनको बताते थे कि भाई आपको अपनी पवित्रता के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए, प्योरिटी और पिटी के बारे में आपकी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने वहाँ पर रह के सीखा वैष्णव प्रीचर के साथ। बिरसा जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, बहुत सारे आइडियाज़ के साथ इन्फ्लुएंस हुआ। जब वो अपने कई सालों में बहुत सारे लोगों के साथ मिलता गया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नई सीखी। उन्होंने बोला कि हिज मूवमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। जो भी बिरसा मूवमेंट चला रहे थे उस मूवमेंट का मेन मोटिव क्या था कि वो ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करें, वापस से उसको उसी जगह पे लाएं जहाँ पे वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले थी। दैन उसके बाद क्या बोला, ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप। उन्होंने मतलब ये दरख्वास्त की, उन्होंने मुंडास को बोला कि भाई आप शराब पीना छोड़ दो, अपने गाँव को साफ रखो, और ये जो विच क्राफ्ट और सॉर्सरी है यानी कि आप ये जादू टोने वगैरह जो कर रहे हो इनके ऊपर विश्वास ना करो और ना ही इन सब गंदी हरकतों को किया करो। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा आल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। लेकिन हमें ये भी चीज़ याद रखनी होगी कि बिरसा जो थे वो मिशनरीज के अगेंस्ट थे और हिंदू लॉर्ड्स के भी अगेंस्ट थे, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स यानी कि वो ज़मींदार जिनके पास, वो हिंदू लोग जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, और क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, जो लोग मतलब अपने क्रिश्चियन धर्म को फैलाना चाहते थे उसके अगेंस्ट थे। वो अपने मुंडा ट्राइब के लोगों को ये तो बोलते थे कि गंदी हरकतें मत किया करो, गलत काम मत किया करो, लेकिन एक तरफ ये भी था कि बिरसा खुद भी गलत काम कर रहा था। गलत काम क्या कर रहा था कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट था, और साथ ही साथ में वो हिंदू लॉर्ड्स को क्या करता था, लैंडलॉर्ड्स को पसंद नहीं करता था।
वो उनको कैसे देखता था, आउटसाइड फोर्स जो कि क्या कर रहा है वो, यानी कि बिरसा जो थे वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स को और मिशनरीज़ को एज अ आउटसाइडर देखता था, बाहर के लोग देखते थे जो कि मुंडा की लाइफ को ख़राब करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। फिर क्या हुआ, 1895 में बिरसा ने अपने फॉलोवर्स यानी कि जो उनको मानते थे, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो क्या करें, अपने पास्ट को वापस से रिकवर करें। दैट मीन्स कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे थे उसी ज़िंदगी को वो वापस से क्या करें, जिए। उन्होंने बोला ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, उन्होंने गोल्डन एज की बात की, स्वर्ण युग की बात की, यानी कि बहुत अच्छे से वो अपनी लाइफ जी रहे थे, वो कहीं भी जा सकते थे, उनके ऊपर किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई भी फॉरेस्ट लॉज नहीं थे, उनको उनके घरों से नहीं निकाला गया था। तो ये उन्हीं चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो है वो अपनी गोल्डन एज को वापस से रिकवर करना होगा, एक ऐसा युग, सत्युग, ठीक है, द एज ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे सच्चाई थी, जहाँ पे मुंडास जो थे वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, अपने घर बनाते थे, अपनी नेचुरल स्प्रिंग्स जो थे वो टैप करते थे, अपने पेड़ पौधे लगाते थे, फूल लगाते थे, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते थे, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड जो है उसको क्या कर सके, चला सके अपनी, ठीक है, ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। और ना ही वो किसी तरह के अपने भाई को मारता था ज़मीन के लिए, ठीक है, रिलेटिव्स को मारना, तो इस तरह का कोई भी काम नहीं था कहाँ पे, पास्ट में, जहाँ पे गोल्डन एज का एरा था। दे डिड नॉट, उसके बाद दे लिव ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से वो लोग रहते थे। बिरसा जो था वो अपने लोगों से यही चाहता था कि वो फिर से काम पे आ जाएं, वो अपनी ज़मीनों के ऊपर काम करें, फिर से सेटल्ड हो जाएं और अपनी फील्ड्स को क्या करें, वो कल्टीवेट करें। ये चीज़ जो था ये बिरसा चाहता था। वट वरिड ब्रिटिशर, अब ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, यानी कि जो अंग्रेज़ी ऑफिसर जो थे, वो किस चीज़ से परेशान हो चुके थे। अब वो ये था कि बिरसा की मूवमेंट अगर चल पड़ेगी तो उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी, और इसके लिए वो चाहते थे, For it wanted to drive out missionaries, moneylanders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head। अब क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे वो डरने लगे कि भाई अब बिरसा मूवमेंट जो है वो चल पड़ी है, अब बिरसा मूवमेंट जब चल पड़ेगी तो मिशनरीज जो हैं, मनी लैंडर जो हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो हैं और गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, और मुंडा जो है वो अपना राज फिर से क्या करेंगे, मतलब बिरसा जो है वो मुंडा राज को फिर से क्या कर देगा, एस्टैब्लिश कर देगा और खुद वहाँ का हेड बन जाएगा। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दिस फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द मिजरी द मुंडास वर सफरिंग। यही सारी मूवमेंट उन्होंने सोचा कि अगर बिरसा कम्युनिटी जो है या बिरसा ट्राइब जो है वो फोर्स में आ गई, वो राज करने लगी, तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा करने नहीं दिया, उन्होंने मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई, जिसकी वजह से बिरसा या फिर मुंडा कम्युनिटी जो थी उनको बहुत सारी मुश्किलातों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्या था, लैंड पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाएगी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को ही फॉलो किया, किसने, ट्राइबल्स ने, ठीक है, ट्राइबल पीपल्स ने। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, उन्होंने क्या किया, हिंदू लैंडलॉर्ड्स ने और मनी लैंडर्स ने अपनी ज़मीन जो थी उनसे वापस ले ली, और मिशनरीज जो थी उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को शुरू किया, जो मतलब मिशनरीज के द्वारा कल्चर चलाया जा रहा था, मिशनरीज के द्वारा जो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो भी मतलब फंक्शंस किए जाते थे या मीटिंग्स की जाती थी, उनको क्रिटिसाइज करने लगे। कौन, बिरसा मुंडा के ट्राइबल पीपल्स। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड होती गई, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब लोग जो है, हमारी कंडीशन ख़राब हो जाएगी अगर ये मूवमेंट को सक्सेसफुल रही, तो उन्होंने क्या किया, एक्ट्स जो थे वो लागू करना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया, बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया और उनको क्या किया, 2 साल के लिए मतलब जेल में डाल दिया। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जिंग ऑफ रॉयट, यानी कि वो दंगे फसाद कर रहे थे। कौन, बिरसा जो था उसको अरेस्ट किया, किस चार्ज पे अरेस्ट किया, कि बिरसा जो है वो दंगे फसाद करवा रहा है, अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए उसको क्या किया, 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, जब बिरसा जेल से छूटकर वापस आया 1897 में, उन्होंने क्या किया, विलेजेस में टूर करना शुरू कर दिया और गांव के लोगों से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर से क्या किया, अपनी ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेज का यूज़ किया, ताकि वो उस लैंग्वेज का और ट्रेडिशनल सिंबल्स का यूज़ करके वो अपने गाँव के लोगों से बात करते थे और उनको बोलते थे कि भाई हमें जो है रावण को ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है। बिरसा मुंडा ट्राइब के लिए रावण कौन था, डीकूज और आउटसाइडर, यूरोपियंस, ठीक है, डीकूज जो आउटसाइडर्स थे और यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स आए हुए थे, ये उनके लिए क्या थे, रावण थे। और बिरसा ने लोगों को बोला कि भाई हमें इस रावण को क्या करना है, ख़त्म करना है, और हमें अपनी जो है किंगडम को क्या करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा।
बिरसा के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने उन सिंबल्स का यूज़ करके डीकूज और यूरोपियन पावर को क्या करना शुरू कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, चर्चिस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, मनी लैंडर्स की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर रेड डालना शुरू कर दिया, और ज़मींदार्स की प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने रेड डालना शुरू कर दिया। कि इन्होंने ट्राइबल पीपल्स ने देर उन्होंने क्या किया, अपना वाइट फ्लैग जो था एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज उन्होंने रेज किया। ठीक है, जैसे इंडियन का फ्लैग है, इंडियन नेशन फ्लैग है, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, बिरसा मुंडा की जो ट्राइब थी उन्होंने क्या किया, अपना वाइट कलर का फ्लैग जो था उसको एज अ सिंबल यूज़ किया कि भाई अब वो उन्होंने क्या किया, अपना वाइट फ्लैग जो था वो हर जगह फैलाना शुरू कर दिया, जिससे ये पता चल रहा था कि बिरसा राज जो है वो अभी भी क्या है, इम्प्लीमेंटेड है। उसके बाद क्या हुआ, 1900 में बिरसा जो था वो कॉलरिया की वजह से मर गया, और जो मूवमेंट थी वो क्या हो गई, ठप हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई। ये मूवमेंट जो थी इसने दो तरीक़ों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहला रोल जो था वो क्या रहा, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाय द डीकूज। दैट मीन्स कि ये जो मूवमेंट थी ना, इसके दो इंपॉर्टेंट जो थे वो पॉइंट रहे। पहला पॉइंट ये था कि इस मूवमेंट ने कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना मजबूर कर दिया कि वो ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करे जिसमें जो ट्राइबल्स की लैंड है, ज़मीन है, वो बाहर से आउटसाइडर आके, डीकूज आकर उसके ऊपर कब्जा ना कर सके। पहली ये चीज़ थी। सेकंड क्या थी, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी। इसने ये चीज़ दिखाई, इस मूवमेंट के थ्रू ये चीज़ पता चली कि जो ट्राइबल पीपल है ना, उनके पास ये काबिलियत है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट, एंड अपना एंगर जो है, यानी किसका एंगर, ट्राइबल पीपल्स का जो एंगर है, किसके अगेंस्ट, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। ठीक है, इस चीज़ को किसने साबित किया, इस मूवमेंट, ये जो बिरसा मूवमेंट चलाई गई थी, बिरसा के द्वारा मूवमेंट चलाई गई थी, इसने दो इंपॉर्टेंट काम जो थे वो किए। पहला ये कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने एक ऐसा लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस किए जिसमें ट्राइबल्स की लैंड के ऊपर कोई भी डीकू जो था, कोई भी आउटसाइडर जो था वो आके अपना रूल जो था वो नहीं चला सकता था। ठीक है, उसको हड़प नहीं सकता था। और दूसरा ये कि इसने फिर से इस मूवमेंट के थ्रू ये पता चला कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनके पास कैपेसिटी है कि वो क्या कर सके, इनजस्टिस के खिलाफ और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट वो क्या कर सके, प्रोटेस्ट कर सके। दे डिड दिस इन देयर ऑन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ऑन रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे की, अपना एक तरीका ढूंढा, अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाजों का यूज़ किया, और अपने स्ट्रगल को, अपनी जो भी कामयाबी थी उसको उन्होंने इसके थ्रू, मूवमेंट के थ्रू साबित किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो है वो एक्सरसाइज पोर्शन है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो एक्सरसाइज पोर्शन जो है हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक अगर स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट या कुछ समझ नहीं आया या कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालिएगा, मैं वहाँ से देख के, आपके कमेंट सेक्शंस को देख के आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगी। यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।